हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.2 का 9th क्वेश्चन। गाइस, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो 8th तक क्वेश्चन आपको चैनल की जाके प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमको कहा गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम को बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइंस। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है फिगर के अंदर, ये जो फिगर है इसके अंदर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों क्या है, टू पैरेलल लाइंस टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। और किस सर्कल पे है जिसका सेंटर क्या है हमारे पास ओ। इस सर्कल पे है, इसका सेंटर हमारे पास ओ है। कह रहा है अनदर टेंजेंट ए बी, एक अनदर टेंजेंट है ए बी विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई। देखिए एक्स वाई को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो कहा गया हमसे ए ओ बी, ए ओ बी ये कितना दिखाना है हमको, 90 दिखाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ए ओ बी हमको कितना दिखाना है, 90 दिखाना है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप गिवन लिखेंगे। अब गाइस, इस क्वेश्चन का आपका होमवर्क ये है कि आप इसका ना गिवन खुद लिखेंगे। इसका गिवन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। अब आपने समझ गिवन लिख लिया होगा, तो उसके बाद हम आ जाते हैं टू प्रूफ पर। टू प्रूफ पर आते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना गाइस, 90 डिग्री। हमको ए ओ बी कितना दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। उसके बाद सीधा आ जाते हैं प्रूफ के ऊपर। देखिए प्रूफ पे आने के बाद हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। क्या किया हमने, इसको इससे ज्वाइन कर दिया सी पॉइंट से। तो ये भी हमारे पास 90 हो गया और ये भी हमारे पास 90 हो गया। क्योंकि देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ हम लिख देंगे जॉइन ओ सी। ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया और किस तरीके से ज्वाइन किया है, सच डैट कि हमारे पास ओ सी जो है ना इस ओ सी परपेंडिकुलर हो गया हमारा किसके ऊपर, ए बी पर। ओ सी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर। तो इस कारण हमारा देखिए हम लिख सकते हैं ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले ना हम इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, इसको नाम देते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया इस पॉइंट को पी और क्यू नाम दे दिया। सबसे पहले इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आके ना इसको सिमिलर दिखाएंगे। देखिए वर्क क्या करना है, सबसे पहले वर्क को समझ लेते हैं। उस वर्क को समझने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं इस पूरे कोऑर्डिनेटर के अंदर देखिए ए सी ओ ट्राइंगल और ए पी ओ ट्राइंगल, इन दोनों को लेंगे हम, कुछ भी करके इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर देंगे। क्या करेंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करेंगे। इसी तरीके से यहाँ इस वाले ट्राइंगल में आएंगे, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे ट्राइंगलों को, और सीबीसीडी से ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। और फिर क्या करना है वो हम अभी देखते हैं, सबसे पहले इतना कर लेते हैं। तो लिखा हमने इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ पी, और ट्राइंगल हमारे पास हो गया दूसरा ए ओ सी। ए ओ सी, ए ओ सी, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ए ओ और ए ओ तो कॉमन है, ए ओ और ओ ए हमारे पास कॉमन हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए ये ओ सी और ओ पी जो है हमारे पास रेडियस हो गई। ओ सी और ओ पी कितनी क्या हो गई हमारे पास, रेडियस हो गई। इसको रेडियाई भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना लिखने के बाद हमारे पास ये ए पी और ए सी इक्वल होगा, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींच रही है, तो ये भी इक्वल होगा। तो ए पी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए सी। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल
पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये हो गया हमारे पास। इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करना था, एंगल इक्वल करने थे। देखिए मैंने आपको अभी बताया था ये एंगल और ये एंगल इक्वल करना है, तो गाइज वो थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो गई थी। हमको क्या करना है, हमको ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल करना है। कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि हमको ए और बी दिखाना है ना, हमको यहाँ से कोई काम नहीं है, इसलिए वो जो अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो थोड़ा गलत हो गया था। तो हमको क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल ना दिखा के हमको ये वाला एंगल और ये दिखाना है। इसी तरीके से इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसको वो दिखा दिया कॉन्ग्रेंस। तो ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट हो गया मेरा ट्राइंगल ए ओ सी के कॉन्ग्रेंट हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, सो हमने लिखा एंगल ए ओ सी या एंगल ए ओ पी लिख देते हैं पहले। एंगल ए ओ पी इक्वल हो गया एंगल ए ओ सी के बाय सी पी सी टी से। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली। अब फर्स्ट इक्वेशन मानने के बाद और देखते हैं और क्या करना है। अब इसी तरीके से इस ट्राइंगल के ऊपर आएंगे। इस ट्राइंगल के ऊपर देखिए, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू, बी ओ सी और बी ओ क्यू पर आते हैं। तो यहाँ पर ओ सी इक्वल है हमारा, ओ सी इक्वल हो गया ओ क्यू के रेडियस, और इसी तरीके से ओ बी हमारा कॉमन हो गया। और थर्ड पॉइंट जो है बी क्यू और बी सी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ए टेंजेंट है और ए टेंजेंट है, तो बी सी इक्वल हो गया बी क्यू के। सेम यही वाली लाइन आपको यहाँ पर भी लिखनी है। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ओ क्यू के। फिर हमने अभी क्या सीखा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है। तो सो हमारा कौन सा एंगल इक्वल हो गया, एंगल बी ओ सी इक्वल हो गया हमारा एंगल बी ओ क्यू के। यहाँ पे क्या लिखा, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से। इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हम पे ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, हमको पी क्यू लाइन को देखना है। इस पी क्यू लाइन को ये हम मिटा देते हैं। देखिए इन लाइन पी क्यू, अगर पी क्यू के अंदर देखा जाए तो पी क्यू के अंदर देखिए एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ क्यू, इस पूरे को जोड़ के हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर से। कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री। आपको पता है ना, एक लाइन पे जैसे ये लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक इसको जब जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक का इसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। आप समझ लीजिए इसके यहाँ एक लाइन ये आ रही है तो एक लाइन ये आ रही, तो इतने पार्ट को प्लस इतना पार्ट और इतना पार्ट, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो जब हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे लीनियर पेयर लगाना है हमको। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे ना तो एग्जाम में ये भी मान सकता है टीचर कि आपने चीटिंग की है, तो इसलिए आपको रीजन लिखना जरूरी है। अब देखिए ए ओ सी और ए ओ पी, अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन में देखा है ना, हमने ए ओ सी और ए ओ पी को ना हमने इक्वल दिखाया है। फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखा था ना, ए ओ पी इक्वल टू ए ओ सी, फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये लिखा था। तो यहाँ पे ए ओ पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ सी, तो मैंने लिख दिया एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस, अब देखिए बी ओ सी, बी ओ सी मैंने छोड़ दिया, बी ओ क्यू,
बी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं वापस से, बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब देखिए आप सोचेंगे कि मैंने सिर्फ ए ओ सी और बी ओ सी को क्यों लिखा, मैं इसको भी तो चेंज कर सकता था ना, इन दोनों को मैं इसमें चेंज कर देता। तो लेकिन मैंने इसको ही क्यों चेंज किया एओसी में, इसलिए चेंज किया क्योंकि ना हमको जो है अंदर वाला पार्ट दिखाना है। अंदर वाले पार्ट में देखिए एओसी आ रहा है और बीओसी आ रहा है, इसलिए हमने अंदर वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ रखा है अभी। अगर देखिए मैं यहाँ पे एओसी को चेंज करता इसमें और बीओसी को इसमें चेंज कर देता तो अंदर वाला पार्ट ही हट गया, फिर तो ये बचा और ये बचा, इसका हमको काम ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो गया 2 एंगल एओसी प्लस 2 एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लिया तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। 2 से इसको काट दिया 90 बार पे, ये कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, इतने एंगल को और इतने एंगल को क्या मैं लिख सकता हूँ, इतना एंगल मतलब ए ओ बी लिख सकते हैं ना इन दोनों को प्लस करके। तो हमने ए ओ बी लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया, यही हमसे पूछा गया था। 10th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा बहुत कोई थ्योरम है कुछ है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। देखिए जो कोई दो टेंजेंट्स है फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, समझ लीजिए हमने ये टेंजेंट मान ली यहाँ से P और ये सेंटर O मान लिया और इसको मान लिया A और B। तो हमसे कहा गया है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉन की है, ये एंगल और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन के द्वारा यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बना है ना, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री। अब देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है वो वाले एंगल्स जिनको जोड़ के ना 180 आए। इसका मतलब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। आप चाहें तो एक बार इसको बुक से पढ़ के वीडियो को पॉज कीजिए और बुक से पढ़िए, फिर इसको समझिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्या बोला गया कि टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं, तो जहाँ पे वो पॉइंट है वहाँ का एंगल और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर पे लाइन सेगमेंट डाला गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर पे लाइन सेगमेंट डाला गया है उसका जो एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल और यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन सेगमेंट ये डाला और ये डाला, इसका एंगल दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 180। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना बड़ा ये है नहीं वैसे। सबसे पहले तो देखिए आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पे ये हमारे पास 90 होगा। अब मुझे नहीं लगता आपको ये बताने की ज़रूरत है कि क्यों होगा, लेकिन मैं जब भी बता देता हूँ क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा है कि जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और रेडियस होती है, ये आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर यही है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन वगैरह लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, आपको टेंजेंट्स दे रखी है, क्या लिखेंगे, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल दे रखा है सेंटर ओ के साथ, और टू टेंजेंट्स, दो हमको टेंजेंट्स दे रखे हैं, पी ए एंड पी बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन कौन सा है इसका, पी ए का जो है ए है और बी का जो है हमारे पास बी है रिस्पेक्टिवली, ये दे रखा है। टू प्रूफ में आ जाते हैं। तो हमारे पास एंगल ए ओ
AOB नहीं, पहले लिखेंगे APB, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं तो इसी साइड से लिख रहा हूँ, मुझे ऐसे ठीक लग रहा। और AOB, ये दोनों कितना 180 लिख दिया हमने। अब यही प्रूफ करना है हमको, तो यहाँ आते हैं प्रूफ के ऊपर, और बस कुछ नहीं करना। ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है, ये आपको पता होगा कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जो चार साइड से कोई भी शेप बंद होती है वही कोऑर्डिनेटर होता है। तो यहाँ पर बस और कुछ करना भी नहीं, लिखेंगे इन कोऑर्डिनेटर APBO, कोऑर्डिनेटर APBO के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए APB, एंगल APB प्लस एंगल PBO, एंगल PBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OAP। कौन कौन सा लिया? APB, एक तो ये एंगल, फिर PBO ये एंगल, AOB ये वाला एंगल, और OAP मतलब ये एंगल, इक्वल टू कितना होगा? 360 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है हमने। APB कुछ नहीं दे रखा, तो इसको हम APB ही लिखेंगे, प्लस PBO हमारे पास 90 है, AOB भी कुछ नहीं है, तो OAP इसको भी हमने 90 लिख दिया, इक्वल टू में हमारे पास 360 चल रहा है। 90 और 90 उस साइड जाके क्या होगा? माइनस होगा, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 180, ये आएगा। तो अब इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा? एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। यही हमको प्रूफ करना था, देखिए, और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो 11th क्वेश्चन में दिया क्या गया है ये देखते हैं। सबसे पहले तो 11th क्वेश्चन में कहा गया प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को समझाते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखिए एक हमारे पास ना पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आप जानते हैं पैरेललोग्राम किस शेप में होता है। पैरेललोग्राम हम ज़्यादातर इस शेप में पढ़ते आए हैं बचपन से मतलब 9th 10th हमारी यही पढ़ते हुए बीती है। तो देखिए सबसे पहले पैरेललोग्राम की कुछ बातें जान लेते हैं। पैरेललोग्राम में देखिए अपोजिट साइड जो होती है ना, वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, और ये भी इक्वल और पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर बस हमको यही जानना है। उसके बाद हमको क्या कहा गया है पैरेललोग्राम के अंदर? सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब होता है कि इसके अंदर ना एक सर्कल है, इसके अंदर क्या बना दिया? एक पैरेललोग्राम ABCD के अंदर, पैरेललोग्राम ABCD के अंदर हमने एक सर्कल बना दिया, जो इस पैरेललोग्राम को कहाँ टच कर रहा है? पॉइंट PQRS के ऊपर। और अब हमको प्रूफ ये करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस, अब थोड़ा सा देखिए, आपको हो सकता है रोम्बस के बारे में पता ना हो, तो रोम्बस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रोम्बस होता क्या? रोम्बस ना एक स्क्वायर की शेप का होता है। देखिए रोम्बस को हमने मान लिया, रोम्बस एक स्क्वायर की शेप का है, लेकिन ना उसकी हर साइड 90 डिग्री नहीं होती। उसकी हर साइड 90 डिग्री क्या होती है? नहीं होती। सिर्फ उसकी चार जो साइड होती है ना, ये साइड, वो आपस में क्या होती है गाइस? वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब देखिए सिंपल सी बात है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? कि इसकी ना चारों साइड आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले हमने गिवन में लिख लिया आ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है हमारे पास विद सेंटर O। अब पैरेललोग्राम ABCD टचिंग द सर्कल एट PQRS। देखिए ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, सर्कल कहाँ पे टच कर रहा है? इसको PQRS पे। तो अब आ जाते हैं सीधा प्रूफ के ऊपर। तो टू प्रूफ लिख देते हैं सबसे पहले। टू प्रूफ, यहाँ पर हमारे पास टू प्रूफ में क्या है? हमको दिखाना है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD हमको एक रोम्बस दिखाना है। तो प्रूफ के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम ABCD, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड होंगी ना, वो क्या होंगी? वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास AB इक्वल है CD के, एंड हमारे पास BC जो है इक्वल है AD के। BC इक्वल हो गया AD के। ये दो चीज हमारे पास पहले से गिवन है, क्योंकि अब ये क्यों है तो आपको रीजन लिख देंगे।
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। देखिए यहाँ पे पैरेलल का काम नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ इक्वल वाली पार्ट ही लिया है, बाकी दूसरा नहीं लिया। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं और चीज क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अगर इस पॉइंट से देखें तो ये वाला पॉइंट और ये हमारे पास एक टेंजेंट बन गई। क्या बन गई? ये एक हमारे पास टेंजेंट है। तो देखिए ए पॉइंट से टेंजेंट पी जा रही है और एस जा रही है, इसका मतलब ए एस और ए पी ये दोनों इक्वल होंगी। अभी कौन सी थ्योरम से होंगी? ये थ्योरम 10.2 यहाँ पर लगाई गई है। कौन सी थ्योरम? 10.2 कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाएंगी और वो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से हैं और एक ही सर्कल पे डली हुई हैं तो वो दोनों इक्वल होंगी। इसका मतलब हमारे पास नाउ ए पी इक्वल है हमारे पास किसके? ए एस के। ए पी इक्वल हो गया ए एस के। अब देखिए ए पी मैंने ये साइड यहाँ लिखी है ना, तो बी पी वाली साइड भी मैं इस साइड लिखूंगा क्योंकि हमको पता है अब हमने इसको जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्लस करेंगे हम, क्योंकि अभी हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं। तो हम लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब यहाँ पे अगर मैंने बी क्यू लिखा है देखिए इस साइड, तो इस साइड जो नीचे इसके दूसरी साइड लिखूंगा ना, यहाँ वाली साइड, वो क्या लिखूंगा मैं? सी क्यू। तो इस साइड हम लिखते हैं हमारे पास सी आर इक्वल हो गया सी क्यू के, और इस बार लिखेंगे फिर डी आर हमारा इक्वल हो गया डी एस के। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पर आपको रीजन खुद लिखना है, मैं बता देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ। थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो उसके बाद इन तीनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कैसे होगा? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर क्या आया हमारे पास? हमारे पास आएगा ए पी। इन चारों को प्लस करेंगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस। क्या आया? अब देखिए ए पी और बी पी हमारे पास बन गया ए बी, और सी आर और डी आर हमारे पास क्या बन गया? डी सी। इसी तरीके से ए एस, ये ए एस है, और डी एस, ए एस और डी एस जो बन गया ए डी, और हमारे पास ये बी क्यू और सी क्यू बन गया डी सी। ये इतना हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना हमको अभी जो हमने अभी सबसे पहले पढ़ा था पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड इक्वल थी, मतलब ए बी इक्वल था सी डी के, और दूसरा हमारे पास था कि हमारा बी सी जो है ना इक्वल था किसके? ए डी के। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इनमें से किसी की भी वैल्यू रख देंगे। तो देखिए हम ए बी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू ए बी पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि सी डी इज इक्वल टू ए बी है, तो सी डी की जगह हम ए बी रख सकते हैं इस इक्वेशन में। तो हम वही करेंगे, और इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि बी सी की वैल्यू क्या रख देंगे? ए डी। बी सी की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे? ए डी। तो ये लिख लेते हैं, लिख दिया ए बी प्लस यहाँ पे भी क्या लिख दिया? ए बी और ए डी प्लस ए डी। ये 2ab हो गया और ये 2ad हो गया। 2 से 2 कट गया तो ab इक्वल आ गया हमारा ad के। ad इक्वल किसके आ गया? ad के। तो यहां पर ना बस अब और कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ हमको लिखना है। देखिए हमारे पास ab बराबर आया ad के, और हमारे पास पहले से ही क्या क्या चीज इक्वल थी? हमारे पास AB जो था इक्वल था CD के, एंड जो हमारे पास BC था वो इक्वल था AD के। AB AD के भी इक्वल है और AB CD के भी इक्वल है, मतलब AD और CD दोनों के इक्वल है। और हमारे पास यहाँ AD जो है BC के भी इक्वल है। हैंस हमारा जो AB बराबर हो गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों इक्वल होंगे हमारे पास। सो ABCD इज अ रोम्बस।
यहाँ पर गाइज यही हमको प्रूफ करना था। और ये 12th क्वेश्चन में दिया हुआ है, a triangle ABCD is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length of 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides of AB and AC. तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, मैं जानता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया था एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ABC एक ट्राइंगल है, उसके बाद ना सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखिए इस चैप्टर के अंदर कहीं भी सर्कमस्क्राइबिंग लिखा हुआ है, या सर्कल वाले चैप्टर के अंदर ज्यादातर लिखा हुआ होता है कॉन्सेंट्रिक का सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि दो सर्कल हैं जिनका जो सेंटर है वो एक ही है। अब यहाँ पे सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल का मतलब है कि यहाँ पे ना एक सर्कल, एक ट्राइंगल है लेकिन उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस हमको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पे जो BD है ना, ये BD दे रखी है 8 सेंटीमीटर और CD दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमसे फाइंड करने को बोला है AB और AC। तो ये फाइंड कैसे होगी ये देखते हैं गाइज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना इसमें आपकी थिंकिंग स्किल ज्यादा इस्तेमाल होगी। मतलब यहाँ पे अगर इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ज्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल देखें जैसे कि इस चैप्टर में थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन जो है वो ये है, तो इसको देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले ना कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम ना इन तीनों साइडों को ऐसे जोड़ देंगे। ये यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया और ये ऐसे कर दी। यहाँ पर ये मिट गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए अगर ये रेडियस है तो एक रेडियस यहाँ भी डाल दी, ये भी 90 होगी, एक रेडियस यहाँ भी डाल दी, वो भी 90 होगी। इतना काम करने के बाद अब हमको क्या करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इन ट्राइंगल ABC के अंदर आते हैं, और ट्राइंगल के अंदर आने के बाद देखिए इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल के अंदर आने के बाद ना कुछ एक और काम करना है हमको। इनको ना पॉइंट्स को नाम देना है, तो पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम। ये दे दिया E और ये पॉइंट है हमारे पास F। यहाँ पर हमने इन पॉइंटों को F और E मान लिया है। उसके बाद सिर्फ करना है, देखिए यहाँ पे ना CD और CF जो है इक्वल होंगे। CF और CD कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि गाइज ये देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सिर्फ इतने पार्ट को देखा जाए तो एक्सटर्नल पॉइंट से ना टेंजेंट जा रही है। टेंजेंट कहाँ कहाँ पर जा रही है? टेंजेंट जा रही है एक CF ये रही, और एक जा रही है CD। तो ये दोनों इक्वल होंगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ से B पॉइंट से टेंजेंट गई तो BD एक टेंजेंट है और BE एक टेंजेंट है। BD और BE दोनों एक टेंजेंट है, ये दोनों भी इक्वल होंगी। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद AF और AE भी इक्वल होंगे, और ये दोनों ना इक्वल होंगे तो हमने इसको मान लिया X और X। ये दोनों हमने कितने मान लिया? X सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए गाइज, यहाँ पे हमको फाइंड करना है AC और AB फाइंड करना है। यहाँ पर हमने अभी तक साइड फाइंड कर चुके हैं। साइड फाइंड करने के बाद और देखिए और क्या करना है हमको यहाँ। तो सबसे पहले फुल जो ये फुल साइड है ना, इनको जोड़ लेते हैं कितनी बनेंगी। तो हमारे पास AB कितना हुआ? AB हमारे पास हुआ X। AB को क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं AE प्लस B। AE कितना है हमारे पास? AE है X और B कितना है? 8 सेंटीमीटर। ऐसी है हमारे पास AC कितना है? AC AF है और ये हो गया CF। AF कितना है? X है और CF कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से हम BC पर आ जाते हैं, या CB लिख दीजिए, BC लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर CD प्लस BD, CD प्लस BD 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए साइड आ गई हमारे पास, एक ये साइड आ गई, एक ये साइड आ गई और एक ये साइड आ गई। अब इन तीनों साइडों में ही ना गाइज यहाँ पे हमको एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया का फॉर्मूला क्यों लगाना है? क्योंकि ना हमारे पास अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है और हमको साइड्स निकालनी है। तो हम एक बार इन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल से कुछ आता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर कोई दूसरा मेथड हमको ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन हमको कुछ तो ट्राई करना है ना। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले ना आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन सा ट्राइंगल है ये?
तो यहाँ पर हमने जब इसको देखा ना, तो देखिए इसकी साइड, कोई भी एक साइड इसकी इक्वल नहीं है, कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ना हम प्रेफर करेंगे, हमने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्राइंगल का, यहाँ पे लगेगा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है वो समझ लेंगे। सबसे पहले ये साइड जो है ना यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि इसको रफ कर दें। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, x+8। तो हमने ये साइडें यहाँ पर लिख ली हैं ताकि हमको अभी काम पड़ेगा तो हम कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हीरोन्स फार्मूला पे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता था, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हीरोन्स फार्मूला होता है S = S-A S-B S-C। अब देखिए आप ये डरिएगा मत कि आपने ये 9th में पढ़ा था, आप ये भूल चुके हैं तो आपको नहीं आएगा। गाइस अगर आप हम लोगों को नहीं आएगा तो हम यहाँ सीख लेंगे। कहीं आप सोचो कि नहीं मुझे नहीं आ पा रहा, तो सबसे पहले S का मतलब क्या है, देखिए S का मतलब जो है ना, यहाँ पे S का मतलब होता है पेरीमीटर, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अगर देखिए आपको अगर ये फॉर्मूला आता है तो आप वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता वो यहाँ पे सीख सकता है। और यहाँ पे बी और सी का मतलब है हमारे पास साइड है तीनों, ये ए बी सी, जैसे कि ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। अब ये सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है S = A+B+C/2। ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो ए हमारे पास क्या है, ए मतलब ये पूरी साइड, और बी का मतलब ये पूरी साइड, मतलब x+8। जैसे कि इसको अगर हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, तो इन तीनों को जोड़ के अपॉन 2 कर देना है। तो यहाँ पर यही था। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं S कितना है हमारे पास, S = A+B+C/2। ए कितना है x+8, बी कितना है x+6 और सी कितना है 14। इनको प्लस करेंगे तो ये 2x हो गया, 8 से 14 और 28 28 हो गया, अपॉन 2 हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, x+14/2, 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास s जो है वो भी आ गई कितनी, x+14। गाइस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो हम साइड में लिखते हुए चल रहे हैं ताकि उसको मिटा देते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। तो इतना हो गया। अब इतना करने के बाद सिर्फ फॉर्मूले में इसको पुट करना है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वैल्यूज पुट कर दी। देखिए s हमारे पास ये है x+14। अब s - a है, देखिए s ये रहा, इसको हमने कैसे लिखा, s - a, s कितना है हमारे पास, x+14, कितना है x+14 माइनस a कितना माना है हमने, x+8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये x+14 हो गया, माइनस माइनस अंदर गया तो -8 और -x और -8, x कट गया और हमारे पास 14 - 8 कितना आता है, 14 - 8 होता है हमारे पास 6। इसी तरीके से s - b भी निकालते हैं, s - b x+14 माइनस, अब देखिए डायरेक्ट मैं ये वाला स्टेप कर रहा हूँ, ये वाला मैंने आपको इसमें समझा दिया। तो x - 6 हो गया, x कट गया, इसका आंसर आया 8, है ना। और उसके बाद s - c वाला, s - c है x+14 - 14 कट गया तो हमारे पास बचा x। तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ पे बचा, देखिए पहला बचा है 6, दूसरा आया 8 और तीसरा है x। पहला 6, दूसरा 8, तीसरा x। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए ये सारी चीजें हमने लिख दी। इसको सॉल्व करके देख लिया हमने, इसको सॉल्व करके देख लिया और इसको सॉल्व करके देख लिया, ये एज इट इज लिख दिया x+14। यहाँ बचा x, यहाँ बचा हमारे पास 8 और यहाँ बचा था 6। ये 3 चीजें हमारे पास बची थी, कुछ आगे पीछे लिख दिया हो तो वो चल जाता है, उसकी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब इसको सॉल्व करना है बस, इसको सॉल्व करके हमारा एरिया आ जाएगा। इसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, इन सबको कैसे लिख सकते हैं, x+14 लिखा है, ये लिखा है मल्टीप्लाई में, x भी मल्टीप्लाई में लिखा है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो जिसकी पेयर बनी उसको बाहर निकाल देंगे, 2 की बन गई, 2 की बन गई तो 2 2 बार बाहर आ गया क्योंकि 2 की 2 पेयर बनी है। अंदर अभी भी हमारे पास बचा x+14 x × 3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास, बाहर वाला तो हो गया 4, अंडर रूट में 3 को हम आगे ले आए तो 3, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया x² + 14x। ये हमारे पास एरिया आ गया।
इस एरिया को भी यहाँ लिख लेते हैं। एरिया हमारे पास कितना आया 4√3x² प्लस 14x, ये आया हमारे पास एरिया। देखिए वो एरिया आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिख लिया है वो एरिया। अब इसके बाद ना करना क्या है, एक तो हमारे पास ये एरिया आ गया, लेकिन गाइस अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमको x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमको ना अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम ट्राइंगल के अंदर देखें दोबारा से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के अंदर देखेंगे ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का मतलब है हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO प्लस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCO प्लस कर दो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACO प्लस कर दो। अब ये प्लस क्यों कर रहे हैं ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना हम एक और बार इसका एरिया निकालेंगे। एक तो वो एरिया आ गया और दूसरा ये एरिया आ गया। ये समझ लीजिए, एक ये एरिया ये वाला है और यहाँ जो मेरे इस हाथ में ये एरिया ये वाला है। इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया। ये देखिए ये दोनों यहाँ पे इक्वल आ गए। इन दोनों को इक्वल रख के ना x की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगी। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO ना हमारे पास राइट एंगल है। राइट एंगल क्यों है, क्योंकि ना यहाँ पे ये ट्राइंगल अगर देखें तो कुछ इस शेप में बना हुआ है, इसमें यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, और इसकी ये जो बेस है ये कितना दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, और एक साइड, हाँ बस यही दे रखा है हमको, और इसकी हाइट कितनी है 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO हमारे पास कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल ABO का एरिया ऐसे ही हम लिख देंगे ट्राइंगल BCO का और ट्राइंगल ACO का। अब गाइस पहले ना मैं आपको एरिया अलग से निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर हम यहाँ रख के इसको प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसी तरीके से रखते जाएंगे। बेस कितना दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास बेस था ABO का x + 8 इंटू में 4, 1/2 BCO में चल रहा है 14 बेस और हाइट चल रही है 4। ACO में हमारे पास चल रहा है 1/2 इंटू x + 6 और इंटू में ये रेडियस कितनी है 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके क्या है, ये हमारे पास 2 बार पे कट गया, ये हमारे पास पे 2 बार पे कट गया, और ये भी 2 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आया हमारे पास 2x + 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई ना इसकी। अब ये 14 2 = 28, और ये कितनी हो गई 2x + 12, ये आ गया। इन तीनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पर ये तीनों वैल्यू रख देते हैं। 2x + 16 + 28 + 2x + 12, इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा 2x और 2x 4x, और 16 + 28 + 12, ये हमारे पास कितना आ रहा है 56। इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 56। देखिए कैसे आएगा, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 2 और 1 3 4 और 1 5, 56 ये आ गया। अब इन तीनों को ना बस इक्वेट कर देना, ये एरिया इक्वल होगा इस एरिया के, क्योंकि देखिए दोनों ही ट्राइंगल के एरिया हैं, तो ये एरिया इक्वल होगा इस एरिया के। तो हमने रख दिया नाउ 4 3x² + 14x इक्वल होगा 4x + 56 के। अब यहाँ पे ना 4 देखिए, 4 यहाँ से भी कॉमन लेंगे, 4 यहाँ से भी कॉमन आया, तो क्या होगा गाइस, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझेंगे ना तो बहुत आसान है करने में। 4 से 4 कट गया कॉमन लेने के बाद। अब सिर्फ हमारे पास बचा 3x और ये, तो इसका रूट इस साइड भेज देंगे, तो रूट अगर उस साइड चला गया तो क्या हुआ हमारे पास x + 14 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसका रूट इधर आएगा तो ये वापस से हो जाएगा, ये रूट हमने इधर भेज दिया तो ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, इधर देखिए ये 2 बार है और इधर 1 बार है। अगर हम इसको ना 2 तरीके से काट सकते हैं, कैसे काटेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे पावर 1 है
और यहाँ पे पावर 2 है, तो एक बार ये पूरा इससे कट सकता है। अगर आपको ये ऐसे काटने का नहीं समझ में आया तो इस तरीके से कर लीजिए। 3 इधर ही रखा, x प्लस 14 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 14। देखिए इसकी पावर 1 है, बेस सेम होते हैं अगर किसी चीज का बेस सेम है। देखिए x की पावर a, x की पावर b, अगर इनका बेस सेम है ना तो ये क्या होंगे, x a माइनस बी हो जाएगा। तो बेस सेम है तो x a माइनस बी मतलब 2 की पावर 2 में से 1 गया तो यही सेम बचेगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये इस साइड चला गया। ये देखिए यहाँ ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई कि यहाँ से ना हमने x भी कॉमन निकाला है। यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन निकाल लिया, जब भी यहाँ पे x प्लस 14 बचा। अगर x कॉमन नहीं निकालेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर चलता रहेगा। तो यहाँ पे है 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, 3x, इसको करेंगे 2x इज इक्वल टू 14 आ गया, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब आपको साइड निकालनी है तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारे पास है x प्लस 8, ए बी एक्स प्लस 8 है, x की वैल्यू 7 आ गई, 8, ए बी की वैल्यू आ गई 15। ऐसे ही हमारे पास ए सी कितना है, ए सी है x प्लस 6, 7 प्लस 6 हो गया हमारे पास 13। गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो यही निकालना था हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखिए क्वाड्रिलेटर के अंदर एक तो सर्कल बना हुआ है, और इसके जो क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड है ना, क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड मतलब ए बी और सी डी और बी सी और ए डी, ये सेंटर पर एक क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब अगर इनको ऐसे जोड़ दें, इसे ऐसे जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ना ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बन रहा है, सप्लीमेंट्री बन रहा है। ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये हमने मान लिया सेंटर O है, तो टू प्रूफ में देखिए गिवन आप लिख सकते हैं। तो टू प्रूफ में लिखा है एंगल AOB प्लस एंगल DOC या COD 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि अपोजिट साइड से बना हुआ सेंटर पे एंगल, अपोजिट साइड से बना हुआ सेंटर पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसी AOD प्लस एंगल BOC कितना हो गया हमारे पास, 180 डिग्री। ये यहाँ पर क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको ना क्या करना पड़ेगा, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि इन सबको ना हम ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, और इसको हमने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो PQRS हमने इसको नाम दे दिया। और एंगल्स को भी ना हमने कुछ कुछ नाम दे दिया। एंगल को नाम क्या दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब इसके बाद ना कुछ नहीं करना आपको, कोई भी हम ये वाला, जैसे ये वाला स्क्वायर बन गया है, देखिए यहाँ पर ये वाला शेप, इस शेप को लेंगे और इस शेप में ना ये एंगल और ये एंगल में इक्वल दिखाऊंगा। क्या करूंगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाऊंगा। उसी तरीके से सारे के सारे एंगल हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो आ जाते हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS। AOP और AOS ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं, AP और AS इक्वल है। AP और AS इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। दूसरा है हमारे पास AO और OA हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया। थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्या है, देखिए OS और OP जो है वो रेडियस है। OS और OP कितनी हो गई, रेडियस हो गई। तो ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOS के। किस रूल से हुआ गाइस, बाय साइड 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 रूल से। एंगल AOP, अब देखिए हमने क्या मान रखा था, हमको इक्वल करना है एंगल 1 एंगल 2 के। तो हम लिख देते हैं एंगल AOP मतलब एंगल 2 इक्वल हो गया हमारा एंगल AOS के बाय CPCT से। ये CPCT से लिखने के बाद हम ना इसको एक और तरीके से लिख देते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2।
ये। अब हमने एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर लिया है, तो इसी तरीके से ना हम सारे एंगल इक्वल कर सकते हैं। सारे एंगल इक्वल नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा और क्वेश्चन भी हमारे पास थोड़ा वो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर दिया, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल कर दिया, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल कर दिया। सिमिलरली लिख देंगे सबसे पहले यहाँ ना, सिमिलरली लिखने के बाद करना है एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 6 के, एंगल 7 एंगल 8 के। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है हमारे पास। इन तीनों को हम जोड़ देंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद क्या आएगा ये देखते हैं। सबसे पहले ना इसको प्लस ऐसे नहीं करेंगे, ये देखिए एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में जो सेंटर होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो ये सर्कल के ही जो एंगल है वो बटे हुए हैं, सर्कल के ही जो ये एंगल हैं वो सारे के सारे हैं। तो इसका मतलब इन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए हमारे पास, 360 डिग्री आना चाहिए। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 को जोड़ने पे कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, यहाँ लिख देते ना, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब देखिए सबसे पहले ना हमको प्रूफ करना है ए ओ बी इज इक्वल टू 180 के। ए ओ बी मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 होने चाहिए। तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 को छोड़ देंगे, बाकी सबको चेंज करेंगे। बाकी सबको चेंज कैसे करेंगे, जैसे कि एंगल 2 जो है एंगल 1, एंगल 2 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, लेकिन एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो गया। ऐसे ही एंगल 3 को लिखा रहने दिया और एंगल 4 को हमने क्या बना दिया, एंगल 4 को बना दिया हमने एंगल 3। इसी तरीके से यहाँ देखिए 5 और 4 का अभी कुछ करना नहीं है, 5 और 4 के अलावा हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास और क्या है, 5 और 6। 5 को हमको क्या बनाना है, 6 बनाना है, क्योंकि अभी हम इस वाले को और इसको देख रहे हैं, इसको और इसको देख रहे हैं, तो सारी चीजें इसी में बदली हुई होनी चाहिए। तो एंगल 5 को एंगल 6 बना देना है और एंगल 7 को एज इट इज रह के एंगल 8 बना देना है। अगले को एंगल क्या बना देना है, एंगल 7। सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास 2 एंगल आएंगे, 2 को कॉमन निकालिया सबको, तो एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। इसे इससे काट दिया तो 180 हो गया। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 हो गया। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी लिख सकते हैं ना, ए ओ बी। कैसे, एंगल 2 मतलब ए ओ पी और एंगल 3 मतलब पी ओ बी। ए ओ बी और पी ओ बी को जोड़ने पे क्या बनेगा हमारे पास, ये पूरा एंगल बनेगा ना, तो इस पूरे को हमने ये लिख दिया प्लस एंगल 6 और एंगल 7। एंगल 6 कौन सा है, ये वाला एंगल, इतना एंगल, और एंगल 7 है इतना, दोनों को प्लस करने पे बनेगा ये पूरा एंगल। तो इस पूरे को क्या लिखेंगे, सी ओ डी या डी ओ सी कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180। ये हमने एक प्रूफ कर दिया है, दूसरा भी इसी तरीके से लिखेंगे सिमिलरली। हमारा अगला भी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 होगा। ये प्रूफ करके नहीं दिखाना दूसरा वाला, ये होगा ही, क्योंकि ये हमने भी ऐसा करके दिखाया ना, ये भी इसी मेथड से होगा। तो गाइज यही था इन क्वेश्चंस में, यहाँ पर 10th चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।